नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका जो दिसंबर में होगा 2024 वाला। तो चाहे इसमें आपका टीजीटी वाला एग्ज़ाम है, पीजीटी है या पीआरटी वाला है, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी के लिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको करेंगे और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वे आ जाएंगे। और इसके साथ ही जो स्टेट जो है इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कंप्लीट डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो इसमें जाकर आप क्वालिफिकेशन जो भी फीस है, ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो और सिलेबस वगैरह सभी कुछ जो आपको उसमें मिल जाएगा, तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से सीखने का जो सही स्तर है यहाँ पर इनमें कौन सा माना गया है? तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना बोध प्रज्ञान, तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना, बोध प्रज्ञान। मतलब जो सही तरीका है वो कौन से वाला है। और सही तरीके की अगर हम बात करें, जो सही स्तर जो यहाँ पर माना गया है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसमें तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना और बोध प्रज्ञान ये वाले आ जाएंगे। अब सीखना क्या है? तो सीखना जो है मानव व्यवहार का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग माना गया है और मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा विभिन्न भाषा कौशलों और दक्षताओं को सीखने का प्रयास किया जाता है। तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना, बोध एवं प्रज्ञान को सीखने का सही स्तर यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, हाँ, अनिश्चित है या फिर कभी कभी। और इसमें देखें तो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन ए को माना गया है। तो परिपक्वता इत्यादि में व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, तो ये नहीं है। अब परिपक्वता क्या है? ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और इसके लिए बाह्य उद्दीपनों की आवश्यकता नहीं होती और यह एक प्रकार से मानव की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। जैसे बीज से पत्ती, टहनी, फल फूल ये हमें प्राप्त होते हैं, तो वैसे ही प्राकृतिक रूप में किसी पूर्व अनुभव अधिगम के प्रशिक्षण के बिना परिपक्वन की क्रिया के फलस्वरूप जन्मजात योग्यताओं और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है तथा प्राणी में आवश्यक परिवर्तन आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रत्यक्षिक प्रक्रिया या संप्रत्याधिगम। तो चिंतन क्या है? और चिंतन जो है इसको माना गया है प्रतीकों का प्रयोग। अब चिंतन क्या है कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाह्य घटनाएं, जिसमें भूतकाल की हो गई, वर्तमान की हो गई या फिर भविष्य की, इनका आंतरिक या मानसिक चित्रण किया जाता है और प्रतीकों का प्रयोग चिंतन का प्रमुख साधन है। प्रतीक वास्तविक विषय, अनुभूतियों और क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतीकों के प्रयोग से चिंतन को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद आ जाता है अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्य के लिए किया जाता है? तो इसमें कौन से आएंगे यहाँ पर? तो इसमें प्रौढ़ है, चिड़िया या पशु, कौन से आ जाएंगे? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है प्रौढ़ को। अब अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का जो उपयोग प्रौढ़ श्रेणी के प्रयोज्य के लिए किया जाता है और समस्या समाधान से जो तात्पर्य है यहाँ पर व्यक्ति विशेष द्वारा अपनाई गई ऐसी गंभीर तथा प्रयोजनपूर्ण व्यवहार क्रियाओं से है जिसमें तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक विधियों का अपनाकर समस्या समाधान संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए होगा? तो यह प्रौढ़ों के लिए। इसके बाद है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? सक्रियात्मक सोच का, प्रत्यक्ष एवं भूल का या अनुबंधन का सिद्धांत। तो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम, तो इसका जो नाम है ये है सोच का सिद्धांत। और ये हमें बताता है कि सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है क्योंकि यह सोच के द्वारा होता है। इसके बाद आ जाता है संवेदना की जो पहली सीढ़ी है। तो यहाँ पर एक कथन है मानसिक विकास, ध्यान, शारीरिक या फिर भाषा का। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो यह जो कथन है यहाँ पर ये मानसिक विकास का है। अब संवेदना की पहली सीढ़ी है तो यह कथन मानसिक विकास को दिखाएगा और संवेदना को मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है जिसमें आँख,
कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रिय के द्वारा में जो भी कुछ अनुभव होता है उसे संवेदना कहा जाता है। और मानसिक विकास से तात्पर्य बालकों की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करता है। इसके बाद है व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचरणशीलता को, प्रतिमानता को, दोनों को या किसी को भी नहीं। तो व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, तो जो ऑप्शन सी में आया है, मतलब इसमें विचरणशीलता और प्रतिमानता ये दोनों आ जाते हैं। ये जो जेम्स ड्रेवर है, जेम्स डेयर, इनके अनुसार औसत समूह की मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहा जाता है। और व्यक्तिगत भेद में विचरणशीलता और प्रतिमानता दोनों का समावेश होता है। इसके बाद है मेरिडेथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो मेरिडेथ के अध्ययन के आधार पर ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, तो कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होंगे जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होंगे। तो इनमें कैसे वाले होंगे? तो जो ऑप्शन बी में है, अधिक स्वस्थ भी होंगे और विकसित भी होंगे। जो परिवार के बच्चे सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि एक समाज का प्रभाव जो एक बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है। तो उनका परिवार, उनका आस पड़ोस कैसा है, उसका सारा वातावरण का प्रभाव एक बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है। इसके बाद है कैटल के द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? कैटल के द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या 13, 15, 16 या फिर 14, तो कितनी है? तो इनके अनुसार जो बतलाई गई है तो ये 16 है। इसके बाद है मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, तो वह क्या है? संहितव्य परीक्षण था, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मूल्यांकन या विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना की थी, तो वह कौन से वाला है? और ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है, संहितव्य परीक्षण। हाँ, ये नहीं है, तो क्योंकि ये तो हरमान रोसा का था। तो इसमें जो है ये ऑप्शन जो सी है, ये वाला विषय आत्मबोधन परीक्षण, ये वाला था। टैट वाला था, TAT परीक्षण, ये था इनका। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त, संज्ञानात्मक, अमूर्त या सामाजिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो व्यवहारिक बुद्धि जो है इसको कहा गया है मूर्त बुद्धि, जिसके सारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और उनके बारे में सोचता है, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसके बाद है बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है, इनके अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 90, 110, 135 या 120। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या तो कितनी मानी गई है? 120 यहाँ पर ये मानी गई है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है प्रवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, ये कही जाती है। इसे हम प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन क्या कहेंगे? तो प्रवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा प्रेरक। और इसमें बच्चे के घर, प्रवेश, उसके पारिवारिक सदस्य और स्कूल के संबंध इत्यादि की मुख्य भूमिका होती है। इसके बाद है प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचार को देना चाहिए। तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व जहाँ में जो ये वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है इनके परिणाम को देना चाहिए। और जिन बालकों में वृद्धि सामान्य बालकों से ज़्यादा होती है उनको क्या कहा जाएगा? प्रतिभाशाली बालक। और इन बालकों में विकास की अधिक संभावनाएं होती हैं, समस्याओं का समाधान शीघ्र कर लेते हैं। और इन बालकों की पहचान करने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। मतलब जैसे अब ये एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो ये तभी लिए जाते हैं ताकि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका पता लग जाए। इसके बाद है निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, रुकावट को दूर करना, ये उदात्तीकरण। तो कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है? तो ये है उदात्तीकरण।
अब तनाव क्या है? तनाव से अर्थ लिया गया है कि हमारे मन और मस्तिष्क की उस हानिप्रद मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से जिसका परिणाम हमें शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के रूप में भुगतना पड़ता है। और उदात्तीकरण ये तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। इसके बाद आ जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की एक विशेषता नहीं है। तो ये सारी बीमारियां होती हैं, तो ये इसका संबंध है। अब कौन सी एक विशेषता नहीं है? वाचन पर शुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे है हाथ के प्रयोग से संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो डिसलेक्सिया जो है यहाँ पर नहीं है। तो जो ऑप्शन बी में है, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। अब डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने लिखने से संबंधित एक मानसिक विकार है। तो ये कौन सा है? पढ़ने लिखने संबंधी विकार, जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी आती है। तो वाचन पर शुद्धता, गति और बोध की समस्याएं, लिखने की धीमी गति, छुपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यही इसमें नहीं है। इसके बाद आ जाता है सशक्त अभिप्रेरणा, सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, शीघ्र सीखता है, ध्यान करता है या प्रसन्न रहता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। और जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर, इससे बच्चा क्या है? शीघ्र सीखता है। नेक्स्ट आ जाता है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। मंदबुद्धि, सामान्य, पिछड़े या प्रखर बुद्धि बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा। तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है ये मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं इनके लिए है। नेक्स्ट आ जाता है छात्रों में चोरी करने की आदत कैसे दूर की जा सकती है। बालकों को कोई पारितोषिक जो है गिफ्ट वगैरह देकर, ताड़ना, उधाण या सजा देकर। तो चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसको हम कर सकते हैं जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं उनके उदाहरण को देकर। इसके बाद है अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। तो ये मौलिक, सामाजिक, क्रियात्मक या कोई सभी नहीं, कौन सा है ये? अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। विद्यालय में क्रियाकलाप के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान, जिसका उद्देश्य है विद्यालय में बालकों और बालिकाओं के ज्ञान को बढ़ाना और परिमार्जित कर उपयोगी बनाना, और साथ ही शिक्षण संस्थाओं की व्यवहारिक समस्याओं का हल खोजना भी इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आ जाता है उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2, 4, 3 या 6 प्रकार से। तो उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, तो ये है 2 प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 या 1 नवंबर 2010 को। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम जो था 2009, ये कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट आ जाता है NGF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है या ए और बी दोनों सही है? तो NGF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यहाँ पर ए और बी दोनों में बतलाया गया है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को हम वैध कहेंगे, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या कोई सा भी नहीं। तो जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा विश्वसनीयता। और परीक्षा के माध्यम से विश्वसनीयता के द्वारा बालकों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे ये एग्जाम लिए जाते हैं। इसके बाद है इनमें से मापन की भूमिका जब सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन की एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदान, योगात्मक या कोई सभी नहीं। तो मापन की भूमिका सबसे सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन की एक संपूर्ण अवलोकन देती है। कौन सी देती है? तो यह योगात्मक मूल्यांकन में।
तो योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन की एक संपूर्ण अवलोकन देती है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष से, कई, केवल एक कोष से या किसी भी कोष से नहीं। तो मनुष्य जो जीवन है इसका आरंभ किस से घटित होता है? मूलतः घटित होता है, और ये होता है केवल एक कोष से। और ये जो अमीबा है, अमीबा, तो ये एक कोषीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है, शैशवावस्था की एक विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता को होना, नैतिकता का, दूसरों पर निर्भर या मानसिक विकास में तीव्रता का होना। तो शैशव अवस्था जो है इसकी एक विशेषता नहीं है। अब शैशव अवस्था जो 4 जो अवस्थाएं हैं, सबसे पहले शैशव ही होता है 0 से 5 वाली, फिर शैशव, फिर बाल्य, किशोर, युवा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो अवस्थाएं हैं, तो ये जो सबसे पहली है शैशवावस्था, इसकी एक विशेषता नहीं है। कौन से वाली? नैतिकता का होना। तो इसकी विशेषताएं जिसमें शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरे पर निर्भर होना, मानसिक विकास में तीव्रता, तो ये सारी आ जाएंगी इसमें। और नैतिकता के होने का संबंध बाल्यावस्था व किशोरावस्था से है। तो इसी कारण से इसको माना गया है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, गामिक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तथा मस्तिष्क और आत्मा अधिगम शिक्षा शक्ति और गति प्रशिक्षण और अधिगम से है। तो गामिक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग और इसके साथ ही शक्ति और गति से। तो ये जो इंद्रजनित जो गामक अवस्था होती है, ये मानसिक विकास का चरण है जो जन्म से लेकर 2 साल तक की अवधि में पूरा होता है और जिसका संबंध मांसपेशियों के विकास, पैरों का उचित उपयोग, शक्ति एवं गति से है। तो सबसे पहली ही अवस्था है। इसके बाद है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो ये परिभाषा दी गई थी मुर्रे, क्रो, एडलर या जेबी वाटसन ने। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है और यह कहा गया है क्रो के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा गया है। मिथ्या परिपक्वता का समय शैशव, बाल्य, किशोर या प्रौढ़ावस्था को। तो कौन सी अवस्था है? और ये अवस्था है बाल्य अवस्था। और ये जो बाल्यावस्था जो है इसको कई चरणों में बांटा गया था। 2 चरणों में इसे बांटा गया है, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता का समय कहा गया इसको, क्योंकि इस दौरान सामाजिक विकास का प्रारंभ नहीं होता है। 6 से 12 वाली जो अवस्थाएं आती हैं बाल्यावस्था। तो ये तो हमारे यहाँ पर बाल विकास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद जो हमने यहाँ पर जो हमारे हिंदी ग्रामर जो है इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है, और जिसमें यहाँ पर हमारे रस से संबंधित जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा गया है? सूरदास, बिहारी, तुलसीदास या फिर नंददास को। तो वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा गया है? और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, तो ये सूरदास हैं। और पुष्टि मार्ग का जहाज भी इनको कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है, कबीर की उल्ट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? विभत्स, करुण, अद्भुत या शांत रस। कबीर की उल्ट बांसियों में, तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है अद्भुत रस को। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? ओज, माधुर्य, प्रसाद या इन सभी की। वीर रस में, तो वीर रस में जो गुण की प्रधानता रहती है कौन सी? ओज गुण की। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। और ओज इसका प्रमुख गुण है। प्रसाद और माधुर्य श्रृंगार रस के गुण हैं। इसके बाद इनमें से उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा गया है। भक्ति, हास्य, श्रृंगार या वत्सल को उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा गया है, और ये कहा गया है किसको? भक्ति रस को। और इस रस का जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ था पूर्व मध्यकाल इसमें हुआ था।
नेक्स्ट है विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? आलंबन उद्दीपन, स्थायी संचारी, अनुभव स्थायी या आलंबन संचारी। विभाव के दो प्रकार हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। नेक्स्ट आ जाता है हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी जाती है? अनुभव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव के। तो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी गई है? तो इनको जो संज्ञा दी जाती है स्थायी भाव की, जो ऑप्शन सी में है। और आचार्य जो भरतमुनि हुए हैं उन्होंने 8 जाए माने थे, और आज वाले जो विद्वान हुए हैं इन्होंने 9 माने हैं। इसके बाद है प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहा जाता है? इसे, और इसे कहा जाएगा संचारी भाव। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 33 मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? रति, भय, शोक या फिर निर्वेद। भयानक का, तो भयानक का जो स्थायी भाव जो है ये भय होता है। वैसे भी याद रख सकते हैं भय, भयानक ऐसे। इसके बाद है सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 10, 7, 8 या फिर 9 सात्विक अनुभव। और सात्विक अनुभव जो है इनको माना गया है 8, जिसमें स्तंभ, संवेद, रोमांच, स्वरभंगी, वेपुत, कंप मतलब कांपना होता है जिसका, और वैण्य, अजु, प्रलय, ये वाले 8 माने गए हैं। इसके बाद है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भयानक, वात्सल्य, शांति या करुण रस। तो ये जो शांत रस जो इसको माना गया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रोदरवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो ये शांत जो है लास्ट वाला है। और शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो निर्वेद जो है इसका स्थायी भाव होता है। निर्वेद इसका स्थायी भाव है। इसके बाद स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की जो संख्या है ये 9 होती है। जैसे रस 9 है तो इनके भाव भी 9 ही होते हैं। रति, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, हास्य, भय, करुणा, विस्मय, तो इस प्रकार के होते हैं। इसके बाद है सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? श्रृंगार, शांत, वात्सल्य, भयानक। सूरदास के पदों में, तो इनके पदों में एक रस नहीं है, ये है भयानक रस। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा गया है? अनुभव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव को। तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा गया है? और रस जो कहा गया है ये स्थायी भाव जो है इनको कहा गया है, जिनकी संख्या 9 होती है, अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद क्वेश्चन है अमर्ष क्या है? काव्य दोष है, संचारी भाव है, अलंकार है, ये काव्य गुण है। अमर्ष क्या है? और अमर्ष जो है इसको माना गया एक संचारी भाव। इसके बाद है किस रस को रस राज कहा गया है? वीर, श्रृंगार, हास्य या फिर शांत रस को। तो कौन सा रस है जिसे रसराज कहा गया है? और रसराज जो है यहाँ पर किसको कहा गया है? श्रृंगार रस को। इसके बाद जो क्वेश्चन है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बंसी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। तो यहाँ पर रस है भक्ति, करुण, श्रृंगार या शांत रस। कौन सा रस का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो इसमें शांत जो रस है इसका प्रयोग हुआ है। इसे जो पद्यांश है यहाँ पर कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंदों से समाप्त हो जाता है। फिर भी इस तन पर इतना गर्व क्यों है? यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति लगाव पैदा करता है, तो इसी कारण से यहाँ पर शांत रस इसमें माना गया है। इसके बाद है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, उत्साह, भय या विस्मय। रौद्र का, और रौद्र जो रस है इसका स्थायी भाव कौन सा है? तो एक क्रोध जो है इनको माना गया है। भयानक का भय हो जाएगा, वीर का उत्साह, और अद्भुत का विस्मय। अद्भुत का विस्मय। इसके बाद है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, विभत्स, भयानक या रौद्र रस का। जुगुप्सा। अब जुगुप्सा जो है यहाँ पर ये विभत्स रस जो है इसका स्थायी भाव है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से विभत्स का विरोधी है भयानक, श्रृंगार, वीर या करुण रस। तो विभत्स का विरोधी रस कौन सा है? और इसका है श्रृंगार।
नेक्स्ट है अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे है रूप रस रांचिए बतिया सुनी रूखी। अब यहाँ पर भी रस है एक, वीर वियोग श्रृंगार शांत या संयोग श्रृंगार रस। तो किस रस का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? अखिया हरि दर्शन की भूखी। अब इसे देखने से लग ही रहा होगा, तो वियोग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसमें, वियोग रस का, क्योंकि हरि के दर्शन के लिए आंखें तरस रही हैं। इसके बाद है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? वीर, अद्भुत, विभत्स या हास्य रस से। तो भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो इसका जो संबंध है ये अद्भुत रस से माना गया है। इसके बाद है रस सूत्र के जनक माने जाते हैं भरतमुनि, अभिनवगुप्त, भट्टनायक या तुलसीदास को। तो रस सूत्र के जनक किन्हें माना गया है? और रस सूत्र जो है ये भरतमुनि को जाना जाता है इनके लिए। इसके बाद है श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति, हास, क्रोध या विस्मय श्रृंगार का। तो श्रृंगार का जो स्थायी भाव है ये रति को माना गया है। श्रृंगार रस जो है इसके दो भेद होते हैं, जिसमें संयोग और वियोग। नेक्स्ट है जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से है? जुगुप्सा का, तो इसका जो संबंध है ये विभत्स रस से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए सुदामा दीन दशा करुणा करी कई करुणा निधि रोय। अब यहाँ पर वियोग, रोदर, रसांत या करुण कौन से रस का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो है इसमें करुण रस है। सुदामा और श्री कृष्ण के बारे में है ये, तो करुण रस का प्रयोग है इसमें। जो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने इनके जो मित्र थे ये सुदामा, तो इनकी दशा देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आपने रस बताना है इसमें, निशिदिन बरसत नयन हमारे। निशिदिन बरसत नयन हमारे, यहाँ पर रस का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा है? तो यहाँ पर है इसमें वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट आ जाता है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ पर शांत, करुण, श्रृंगार या हास्य किस रस का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो श्रृंगार जो रस है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो शांत का जो स्थायी भाव है कौन सा? निर्वेद। इसके बाद आ जाता है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव कौन सा है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। नेक्स्ट आ जाता है, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो करुण रस जो है इसका स्थायी भाव माना गया है शोक को। नेक्स्ट है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो है यहाँ पर कौन से रस का है? तो ये रोधर रस है। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? शोक, उत्साह, भय या जुगुप्सा वीर रस का। तो वीर रस जो है इसका कौन सा होता है? इसका होता है उत्साह। नेक्स्ट आ जाता है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक किसका? अभी हमने इस पर पढ़ा ही था, तो ये करुण रस का है। इसके बाद है, निम्न पंक्तियों में रस है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा रस है, किस रस का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तो इसमें बात करें तो यहाँ पर अद्भुत जो रस है इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद है, निम्न पंक्तियों में रस है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुर अनु चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए। अब यहाँ पर कौन सा रस है इसमें? तो यहाँ पर जो है इसमें वात्सल्य रस है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे जो इनके सौंदर्य, उनकी तोतली बोली जैसे शुरू में बोलना शुरू करते हैं, उनकी चेष्टाएं जो क्रियाकलाप होते हैं उनकी, इनको देखकर बरबस मन उनकी ओर खींच जाता है। तो इसलिए मन में उनके प्रति जो स्नेह उत्पन्न होता है उसी से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। मतलब जो छोटे बच्चे जो होता है, जब वो चलना शुरू में करता है या बोलना शुरू में करता है, तो उसकी हाव भाव क्रिया कैसी होती है, सारे शब्दों को किस प्रकार से बोलता है वो, तो वही है। इसके बाद है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। काव्य लक्षण के विषय में ये जो कथन है यहाँ पर किस आचार्य का है? तो ये जो है यहाँ पर आचार्य जो विश्वनाथ है इनका काव्य लक्षण है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। इसके बाद है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? और यहाँ पर जो माना गया है कौन सा?
ऑप्शन बी वाला। इसके बाद रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री, ये क्या कहलाती है? रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव, तो कौन सी है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया है था, जो विभाव है इसको। इसके बाद है जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। अब यहाँ पर किस रस का प्रयोग हुआ है? करुण है, भयानक, श्रृंगार या शांत रस, कौन सा रस आया है इसमें? रस की बात करें तो यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया है। परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को जो शांति मिलती है और विषय से वैराग्य हो जाता है, यही अभिव्यक्ति होकर शांत रस में बदल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एक और अजगृही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब यहाँ पर भी रस आया है, रौद्र, भयानक, मतलब कौन सा रस है यहाँ पर? और इसमें बात करें तो यहाँ पर भयानक रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस रस में भयोत्पादकता जो विषय उनका वर्णन किया गया है। इसके बाद हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र, भिखारीदास या देव ने? छल नामक संचारी भाव को, और ये थे देव, ऑप्शन जो सी में दिए गए हैं। तो ये तो हिंदी की बात है। संस्कृत की बात होती है तो इसमें भानुदत्त आते हैं, भानुदत्त ये वाले आते। फिर इन्होंने छल नामक संचारी भाव को ले किया था संस्कृत में। इसके बाद है उत्तरामचरित का प्रधान रस है शांत, श्रृंगार, करुण या विरस। तो उत्तरामचरित रामायण से है, समझ गए होंगे आप। राम है, राम मतलब रामायण से संबंध है। अब रामायण में देख सकते हैं आप कौन सा रस है, तो करुण रस है इसमें। इसके बाद रस उत्तर के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्तर तुरंग न्याय के आधार पर की है? शंकुक, लोलट, भट्टनायक या अभिनवगुप्त ने? तो रस उत्तर के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्तर तुरंग न्याय के आधार पर की है? और ये करने वाले हैं शंकुक। इसके बाद आ जाता है जब ते इत्ते घनश्याम सुजान अचानक ही, बलसंग सिधारे कर पै मुखचंद धरे सजनी नींद, सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में संचारी भाव है मोहगलानी, स्मृति या वितरक। तो यहाँ पर जो इसमें प्रयोग में आए हैं स्मृति। इसके बाद आ जाता है कहाँ के कई ने सक्रोध, दूर हट, दूर अरि निर्बोध। यहाँ पर किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसमें रौद्र रस की बात की गई है। शत्रु की अपमानजनित चेष्टाएं, गुरु निंदा, देश धर्म के उपकार और अपमान पर होने वाले क्रोध, स्थायी भाव से रौद्र रस उत्पन्न होता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। तो कौन से रस का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है? तो यहाँ पर जो इसमें प्रयोग में आए हैं ये भक्ति के बारे में है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो भक्ति रस है इसमें। इसके बाद है जसोदा हरि पालन नहीं झुलावई, हल रावई दुलराय मलहावे जाय सोई कछु गावई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो रस का प्रयोग किया गया है वात्सल्य रस का। छोटे बच्चों की जो सौंदर्य है, उनकी चेष्टाएं आदि को देखकर मन में जो स्नेह भाव उत्पन्न होगा वो होता है वात्सल्य रस। इसके बाद है निशी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर सब ते श्याम सिधारे। ये पंक्ति है और रस है इनमें। तो यहाँ पर इनमें जो रस का प्रयोग किया गया है वियोग श्रृंगार रस का। नेक्स्ट आ जाता है समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इनमें रस है श्रृंगार, शांत, करुण या भयानक रस। तो रस की बात करें तो यहाँ पर जो इनमें शांत रस जो है इसका प्रयोग हुआ है। इसके बाद है वीरों का कैसो बसंत, यहाँ पर रस की सृष्टि हुई है वीर, श्रृंगार, विभत्स या अद्भुत रस की। तो यहाँ पर बात करें तो इसमें वीर रस
जो है इनको माना गया है। वीर से आप समझ गए होंगे, वीर वीरस है इसमें। इसके बाद है दुखी जीवन की कथ रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहे। अब यहाँ पर रस है, तो कौन सा रस है इन पंक्तियों में? तो यहाँ पर जो है इनमें करुण रस का प्रयोग किया गया है। दुखी जीवन की कथ रही, दुख मतलब करुण रस। तो किसी जो प्रिय व्यक्ति जो इसके बिछोड़ने से, विरह होने से जो शोक जो होगा उसे ही कहा जाएगा करुण रसी। नेक्स्ट आ जाता है किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना और बसंत ऋतु होता है। तो ये जो है श्रृंगार रस की बातें हैं। नेक्स्ट आ जाता है अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखी मात, चकित भय गदगद वचन विकसित त्रिग पुलकातो। अब यहाँ पर रस है, तो कौन सा रस है इनमें? और इन पंक्तियों में रस की अगर हम बात करें तो अद्भुत यहाँ पर रस इसमें माना गया है। किसी विचित्र या फिर जो आश्चर्यजनक वस्तु है उसे देखकर मन में जो विस्मय का भाव जो उत्पन्न होगा तो वहाँ पर होगा अद्भुत रस ये। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर भी रसीय बताना है आपने। तो कीकल अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो किस रस का प्रयोग हुआ है इसमें? तो यहाँ पर रस की बात करें तो वात्सल्य रस है इसमें। कीकल अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इसमें बाल लीलाए जो इनका प्रयोग हुआ है और सूरदास की पंक्तियां हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि मैया मोरी दाव न बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल को लिहनो तू जसमती कब जायो। इस प्रकार की पंक्ति थी, वात्सल्य है इसमें रस। इसके बाद है देख समस्त विश्व सेतु, सेतु से मुख में यशोदा विष में सिंधु में डूबी। तो यहाँ पर रस है इसमें, और रस जो है यहाँ पर अद्भुत है। इसके बाद है भरत के रसोत्तर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो वर्ष का जो रसोत्तर है वर्तमानी, तो इनके जो है इसमें जो ऑप्शन सी में है स्थायी भाव। नेक्स्ट है आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, रोतर, करुण या विभत्स का? आश्चर्य। तो ये जो है ये अद्भुत का है। इसके बाद करुण रस के देवता कौन है? करुण रस जैन के जो देवता है ये यम है। नेक्स्ट आ जाता है बाल दशा सुख निर्सी जसोदा, पुनि पुनि नंद बोलावती। किस रस को दान है? अचरा तरलय ढकी सुर प्रभु को दूध पियावती। तो इसमें जो है इसमें भी वात्सल्य रस का ही प्रयोग हुआ है। बाल दशा मतलब जो बचपन की जो अवस्था है दशा। नेक्स्ट आ जाता है कौन हो तुम बसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मन प्यार। तो कौन सा रस है इसमें? तो यहाँ पर जो है इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।